हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर किरण शेटे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फाउंडर डायरेक्टर, स्पाइनोलॉजी क्लिनिक पुणे। आज मैं आप सबके साथ कलाई का दर्द जो कि रिस्ट पेन बाहर के हिस्से में होता है उसके बारे में बात करूंगा। इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डी कर्वान्स डिसीज या डी कर्वान्स टेंडिनोसिस भी कहा जाता है। सो हम इसे देखेंगे कि ये होता क्या है, होता क्यों है, इसे हम कैसे पहचानते हैं और उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। सो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको सारे जो सवाल है उसके आंसर्स मिल जाएंगे। कलाई का दर्द हम काफी पेशेंट्स में देखते हैं और बहुत से कॉमनली ये दर्द प्रेग्नेंट वुमेन या ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन या चाइल्ड जो बच्चों का केयर करते हैं उनमें दिखाई देता है। आप डी कर्वान्स टेनोसाइनोवाइटिस या टेंडिनोसिस उसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो रिस्ट है अपना और वो थंब का जो साइड है अपना अंगूठे का जो बाजू है वो बाजू से बाहरी हिस्से से टेंडन्स यहाँ से अंगूठे को जाते हैं, फोरआर्म से लेके अंगूठे में जाते हैं। यहाँ पे जो दो मेन टेंडन्स हैं वो है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस और एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। तो ये दो टेंडन्स जो है वो जाते जाते यहाँ पे एक फाइब्रो ऑसियस टनल होता है, वहां से निकलते हैं और वहां पे उन्हें एक साइनोवियल कवरिंग होता है, साइनोवियल शीथ उसे बोला जाता है या टेंडन शीथ बोला जाता है। क्योंकि जब भी रिस्ट की मूवमेंट हो या थंब की मूवमेंट होती है, जैसे हम कुछ पिंच करना चाहते हैं, ग्रास्प करना चाहते हैं, सपोज लिख रहे हैं कुछ या बच्चों को उठाते हुए हमारी बच्चों को पकड़ना है और फिर उसे उठाना है, तो ये जो मूवमेंट्स होती है उसमें ये जो टेंडन्स है वो ग्लाइड होते हैं, वहां पे ये थंब को पुल करते हैं। तो उनका ग्लाइडिंग मूवमेंट यानी कि यहाँ पे जो स्लाइडिंग मोमेंट या ग्लाइडिंग मोमेंट है वो स्मूथली हो, इसलिए वहां पे वो टेंडन शीट्स होते हैं। जब भी वहां पे इन्फ्लेमेशन या सूजन आ जाती है तो ये टेनोसाइनोवाइटिस या डी कर्वान्स टेंडिनोसिस होता है। सो ये बेसिकली टेंडन शीट में इन्फ्लेमेशन होने की वजह से होने वाली प्रॉब्लम है। सो यूजुअली पेशेंट्स को सिम्टम्स क्या आते हैं? तो इसमें बाहरी हिस्से में या अंगूठे के बाजू में रिस्ट के बाहरी हिस्से में दर्द आना, और वो दर्द क्रॉनिकली या कंटिन्यूअस भी हो सकता है या फिर कुछ एक्टिविटी करते हुए ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि कोई ग्रास्पिंग या लिखने के लिए पिंचिंग एक्टिविटी हो, जैसे मैंने कहा बच्चों को उठाना हो, या जिस भी एक्टिविटी में थंब की अल्नर साइड या दूसरे बाजू में इस बाजू में ऐसी मूवमेंट हो रही है, आप देख रहे हो इस तरीके की मूवमेंट उसमें, और ये ग्रास्पिंग मूवमेंट हो रही है उसमें ये दर्द बढ़ जाता है। तो यूजुअली ये दर्द उसी एरिया में रिस्ट के बाहरी हिस्से में रहता है, बट कभी कभी ये दर्द फोरआर्म मतलब ऊपर की तरफ भी आता है, और यदि इसे जल्दी देखा नहीं गया या उसके अटेंड नहीं किया गया, ट्रीट नहीं किया गया, तो ये दर्द थंब की तरफ भी चला जाता है। कभी कभी यहाँ पे स्नैपिंग जैसे भी मूवमेंट या सेंसेशन आता है, जैसे कि ये टेंडन शीट से जब भी टेंडन्स मूव होते हैं तो वो थोड़ा सा स्नैपिंग करके मूव होते हैं, तब उसे स्नैपिंग मूवमेंट आती है। कभी टिंगलिंग नमनेस भी फील हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी टेंडन्स आते हैं वो थंब तक जाते हैं, इसलिए ज्यादा सेंसेशन थंब्स में आते हैं। सो ये रहे सिम्टम्स। अभी इसमें एक्चुअली क्या होता है, किस रीजन से ये होता है वो देखा जाए तो इसमें आप देखोगे कुछ रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कि यूजुअली 30 to 40 या 50 इयर्स के एज ग्रुप में ये ज्यादा दिखता है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स या जो बच्चों का ख्याल कर रहे हैं वो मदर्स, उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा दिखती है, स्पेशली बिकॉज ऑफ रिपीटेड लिफ्टिंग ऑफ द बेबी। देन जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस या कोई इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स है उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा दिखाई देता है। देन जो जिनके जॉब्स और हॉबीज जिसमें रिपीटेटिव रिस्ट मूवमेंट्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि आप देखोगे गोल्फिंग है, रैकेट स्पोर्ट्स है, या फिर कोई पर्टिकुलर टाइप की जिनकी पेंटिंग एक्टिविटी है, उन लोगों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा दिखता है। इसी के साथ साथ फीमेल्स या महिलाओं में ये इशू ज़्यादा दिखाई देता है। तो ये टेनोसाइनोवाइटिस की ये रिस्क फैक्टर्स हुए। इसमें बेसिकली जब भी ये रिपीटेटिव मूवमेंट्स होती है, जब भी ये ग्लाइडिंग मूवमेंट्स यहाँ पे टेंडन्स की होती है, जैसे मैंने कहा आपको दो टेंडन्स की साइनोवियल शीथ में, तो रिपीटेटिव होने की वजह से एवरी डे वो होती रहने की वजह से उनको वहाँ पे इन्फ्लेमेशन बन जाता है या सूजन बन जाता है, इसलिए वो शीथ थिकन हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, और फिर टेंडन का जो मूवमेंट है वो स्टक हो जाता है या मूवमेंट नॉर्मल या स्मूथ नहीं होता है, और इसकी वजह से दर्द आना चालू हो जाता है। सो दैट ये इसका रीजन है।
नाउ आप देखोगे कि इसे डायग्नोस करने के लिए बहुत बार जब आप डॉक्टर्स के पास आते हो तो वो क्लिनिकली देख लेते हैं कि भाई यहाँ दर्द कहाँ पे है। ये थोड़ा सा प्रेशर लगाने के बाद आप देखोगे ये रिस्ट के अंगूठे के बाजू के हिस्से में दर्द आता है, तो माइल्ड प्रेशर पे भी यहाँ पे दर्द महसूस होने लगेगा। इसी के साथ साथ एक फिंगरस्टिंग टेस्ट होता है जिसमें ये अंगूठा आप ये उंगलियों में पकड़ते हैं ऐसे, और आपके डॉक्टर ये जो आपका रिस्ट है उसे दूसरी तरफ खींचेंगे, तो आपको यहाँ पे इस बाजू में अंगूठे के बाजू में रिस्ट के बाहरी हिस्से में दर्द महसूस होगा। काफी सीवियर भी दर्द होता है जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्लिनिकली ये डायग्नोस करना इंपॉर्टेंट होता है। इसी के साथ साथ जरूरत पड़ी तो ऑफकोर्स एक्सरे या और कोई इमेजिंग स्टडीज भी की जा सकती है। उसके एसोसिएटेड कोई और रीजन है, जैसे मैंने कहा इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हो या कोई विटामिन डेफिशिएंसीज या और कोई डेफिशिएंसी हो, उसे डायग्नोस किया जाता है और फिर उसका ट्रीटमेंट चालू होता है। सो ट्रीटमेंट का एम होता है कि यहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, उसे कम करें, और वो स्वेलिंग कम करने के लिए ऑफ कोर्स पहले तो इसे कोई ब्रेस लगाना जरूरी है, ताकि ये जो मूवमेंट हो रही है थंब की रिपीटेटिव मूवमेंट उसे हम रोक सकें, ताकि ये मूवमेंट की वजह से जो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन आ रही है वो बंद हो सके। सो इसे ब्रेस या स्प्लिंटिंग कर सकते हैं। यूजुअली फंक्शनल ब्रेस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि माइल्ड थोड़ी मूवमेंट हुई तो भी ठीक है, परंतु एट मोस्ट थंब की जो रिपीटेटिव मूवमेंट है वो रोकनी चाहिए, ताकि वहां पे रेस्ट मिल सके। आइसिंग जैसे इन्फ्लेमेशन अगेन कम होने के लिए हेल्प होती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस जिससे अगेन सेम पर्पस है, इन्फ्लेमेशन कम करे। फिजिकल थेरेपीज आल्सो हेल्प इसमें। फिजिकल थेरेपीज में अल्ट्रासाउंड थेरेपी या सम मोबिलाइजेशन टेक्निक्स टू यहाँ पे टेंडन्स के ऊपर जो टेंशन आ रही है, जो कि स्ट्रेस आ रहा है, वो कम करे, जिसमें टेपिंग भी यूज किया जा सकता है। फिर इसी के साथ साथ आपके जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो आपको कोई एक्सरसाइज का ट्रेनिंग भी देंगे, जिससे फोरआर्म के मसल्स को स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस की जाती है, उसी के साथ साथ हैंड मसल्स के लिए। इससे भी यदि रिलीफ नहीं आता है तो इसे एक लोकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन ये ट्रीटमेंट किया जाता है। अगेन इसका ही पर्पस ये है कि लोकली वहां पे जो इन्फ्लेमेशन है उसे कम किया जाए। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स वो एक या दो इंजेक्शन ही ठीक हो जाते हैं। ऑफ कोर्स आपको ये वापस नहीं होने के लिए एक्सरसाइज करना और जिस वजह से ये तकलीफ आपको हुई है उसे एज फार एज पॉसिबल आप अवॉइड करना बहुत जरूरी होता है। सो ये रहा। और ये जो ब्रेस और स्प्लिंट दी गई है वो डिपेंडिंग ऑन पेशेंट टू पेशेंट 4 to 6 वीक्स तक यूज करना जरूरी होता है, ताकि ये इन्फ्लेमेशन हमेशा के लिए कम हो जाए। सो ये रहा डीकर्वांस टेनोसाइनोवाइटिस के बारे में एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। आपको फिर भी कोई सवाल है इसके बारे में तो आप हमें जरूर लिखें, हम इसके आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। सो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।